नमस्कार। आज हम विज्ञान के इतिहास के शायद सबसे जाने पहचाने समीकरण पर बात करेंगे। E=mc², अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि ये समीकरण आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है और इसका इतना जबरदस्त असर क्यों हुआ। हाँ, मतलब हमारा लक्ष्य है इसकी पूरी कहानी समझना। ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। हम इसके पीछे के आइडियाज और हिस्ट्री को थोड़ा गहराई से देखेंगे। और देखिए ये दिलचस्प है, ये समीकरण आइंस्टीन के 1905 के चमत्कारी साल से जुड़ा है। पर शायद कम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन से पहले भी कई साइंटिस्ट्स मास और एनर्जी के बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब ये आइडिया एकदम आइंस्टीन के दिमाग में नहीं आया। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। आइंस्टीन से पहले क्या चल रहा था? हाँ तो देखिए 19वीं सदी के आखिर में जे थॉमसन, हेनरी पोइनकरे, मैक्स अब्राहम और एक नाम है फ्रिट्ज हैसनहॉल। ये लोग पहले से ही मास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बीच क्या रिश्ता हो सकता है इस पर काम कर रहे थे। हैसनहॉल, हाँ मैंने सुना है, पर क्या वो सच में मास एनर्जी इक्विवेलेंस समझ रहे थे आइंस्टाइन से पहले, या वो बस एक गणितीय संयोग टाइप का था? ये अच्छा सवाल है। देखिए हैसनहॉल ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब किसी गर्म चीज से निकलने वाली एनर्जी के लिए एक रिलेशन निकाला था। वो कुछ E बराबर 34 mc² जैसा था। ओह, तो काफी करीब था। हाँ करीब तो था। ये दिखाता है कि साइंटिफिक आइडियाज अक्सर धीरे धीरे बनते हैं, है ना। पर हैसनहॉल का काम थोड़ा लिमिटेड था, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए। आइंस्टीन की जीनियस ये थी कि उन्होंने इसे एक जनरल प्रिंसिपल बनाया अपनी नई थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। और उसी टाइम के आसपास माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे जिन्होंने ईथर वाले आइडिया को हिला दिया था। सही कहा, बिल्कुल। उन एक्सपेरिमेंट से वो ईथर हवा मिली ही नहीं, वो मीडियम जिससे लाइट वेव्स के गुजरने का सोचा जाता था। तो इससे साइंटिस्ट को स्पेस, टाइम और लाइट की स्पीड की कॉन्स्टेंसी पर दोबारा सोचने को मजबूर होना पड़ा। इसने आइंस्टाइन के काम के लिए आप कह सकते हैं स्टेज सेट किया। तो फिर आया 1905, आइंस्टाइन का बड़ा साल। जून में स्पेशल रिलेटिविटी। हाँ, जिसका मेन आइडिया था कि लाइट की स्पीड सबके लिए सेम रहती है, चाहे देखने वाला कितनी भी तेजी से चल रहा हो। इसने टाइम, डिस्टेंस और चीजों के एक साथ होने सिमल्टेनिटी की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया, खासकर बहुत तेज स्पीड्स पर। और फिर सितंबर 1905 में वो पेपर आया, क्या किसी बॉडी का इनर्शिया उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है? एग्जैक्टली वहीं उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर कोई चीज L एनर्जी लाइट के रूप में छोड़ती है तो उसका मास Lc² से कम हो जाता है। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और हाँ, शुरू में उन्होंने इसे जर्मन में m=Lc² लिखा था। बाद में ये E=mc² बना, जो ज्यादा एलिगेंट लगता है। नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि मास यानी द्रव्यमान खुद एनर्जी का एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि एक रुकी हुई चीज भी जिसका रेस्ट मास m है, उसमें E=mc² के बराबर इंटरनल एनर्जी होती है। वाह! हाँ, ये मास और एनर्जी का एक तरह से यूनिफिकेशन था। और ये सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के मैटर और एनर्जी पर लागू होता है। और क्या इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा सका? हाँ, कई बार। एक बड़ा प्रूफ 1932 में आया। कॉकक्रॉफ्ट और वॉल्टन ने लिथियम न्यूक्लियस को प्रोटॉन से तोड़ा। उन्होंने देखा कि प्रोसेस के बाद टोटल मास थोड़ा कम हो गया था और जो एनर्जी निकली वो ठीक E=mc² के हिसाब से थी। अच्छा, और फिर एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी, इनका क्या कनेक्शन है? हाँ, तो न्यूक्लियर फिशन मतलब भारी एटम के न्यूक्लियस का टूटना, जिसे 1939 में लिज माइटना और ऑटो फ्रिश ने समझाया, और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हल्के न्यूक्लियाई का जुड़ना, जैसे सूरज में होता है। इन दोनों में ही मास का एक छोटा सा हिस्सा बहुत ज्यादा एनर्जी में बदल जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने एटम बम बनाने के लिए इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि कैसे एक प्योर साइंटिफिक डिस्कवरी के कितने अप्रत्याशित और सीरियस नतीजे हो सकते हैं। आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूचर के फ्यूजन पावर प्लांट्स भी इसी मास एनर्जी कन्वर्जन पर ही चलते हैं। तो इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी और एनर्जी तक ही नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इक्वेशन ने साइंस और फिलॉसफी तक को बदला है।
इसने स्पेस, टाइम, मास, एनर्जी इन सबको एक फ्रेमवर्क में ला दिया। इसने फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। लेकिन फिर वही सवाल आता है, क्या सारा क्रेडिट सिर्फ आइंस्टीन का है? आपने हासेनहाल, पोंकरे का भी जिक्र किया। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। ये सच है कि दूसरों ने कह सकते हैं कि नींव रखी थी, लेकिन आइंस्टाइन का फॉर्मूलेशन कई मायनों में अलग था। एक तो ये ज्यादा जनरल था, दूसरा ये ईथर जैसी पुरानी थ्योरीज से आज़ाद था, और सबसे जरूरी ये उनकी स्पेशल रिलेटिविटी की क्रांतिकारी थ्योरी पर बेस था। मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था। बिल्कुल, उन्होंने इसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाया। तो हाँ, दूसरों का काम इम्पोर्टेंट था, पर आइंस्टाइन के काम ने वाकई पर्सपेक्टिव बदल दिया। और शायद इसीलिए 1905 उनका मिरेकल ईयर बना और टाइम मैगजीन में उन्हें पर्सन ऑफ द सेंचुरी भी कहा। सही। तो संक्षेप में E=mc² अचानक से नहीं आया। ये पिछले काम पर बना था, लेकिन इसने मास और एनर्जी की हमारी समझ को फंडामेंटली बदल दिया। इसका असर एटॉमिक एज से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक हर जगह है। ये मॉडर्न फिजिक्स का एक स्तंभ है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर मास और एनर्जी वाकई एक ही चीज के दो रूप हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो ये यूनिवर्स में मैटर के असली नेचर के बारे में क्या कहता है? क्या मैटर और एनर्जी आखिर में एक ही फंडामेंटल चीज के अलग-अलग चेहरे हैं? सोचने वाली बात है।